दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन गेट को एलियंस की मदद से बनाया गया था? यह 350 टन का एक ऐसा टावर जो स्टोन एज के लोगों ने बनाया था। क्या आपने एक अधूरे बने ओबेलिस्क के बारे में सुना है, जो अगर पूरा हो गया होता तो उसकी लंबाई करीब 137 फीट होती? अगर नहीं सुना तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया के सबसे विशाल मोनोलिथिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, द ब्रोकन मैनियर ऑफ एराग्रा। फ्रांस का ब्रिटनी प्रांत दुनिया का सबसे व्यापक नियोलिथिक काल का एक स्थान है। स्टोन एज के लोगों के कौशल के ये विशाल अवशेष एक मैदान के बीच में बिखरे और खंडित पड़े हैं। यदि यह टावर बना रहता तो यह लगभग 69 फीट लंबा और इसका वजन करीब 350 टन का होता। साथ ही यह आसपास के एरिया से सबसे ऊंचा होता। इसे 4500 BC में बनाया गया था। यह जेंट टावर नियोलिथिक काल के लोगों द्वारा बनाए गए पत्थर के काम का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है। द ब्रोकन मैनियर ऑफ एराग्रा लोक मेरिकर मेगालिथ्स नाम की एक साइट का हिस्सा है। यह साइट कई हजार साल पुरानी है और यहाँ प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए कई स्मारक मौजूद हैं। यह 400 फीट लंबी तुमलुस पैसेज कब्र लगभग ब्रोकन मैनियर जितनी ही पुरानी है और इसमें अभी भी पालतू जानवरों के अवशेष दबे हुए हैं। और इसी पैसेज के साथ ही मर्चेंट्स टेबल है। ये एक स्टोन एज की कब्र है। तुमलुस पैसेज और मर्चेंट्स टेबल दोनों ही ब्रोकन मैनियर के टुकड़े से बनाया गया था। इसका मतलब है कि इसका निर्माण इस मैनियर के गिरने के बाद किया गया था। लेकिन इतना विशाल का स्मारक क्यों बनाया गया और यह क्यों गिर गया, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इन पत्थरों पर हलों की कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, लेकिन वे इतने घिस चुके हैं कि रिसर्चर्स इससे कुछ ज्यादा नहीं समझ सकते हैं। इस पर एक सिद्धांत का दावा है कि इस स्मारक को शायद यहाँ रह रही जनजाति ने तोड़ा था, या फिर इस पर दिए गए संदेश से नाराज एक समूह ने इसे तोड़ दिया था। हालांकि जियोलॉजिस्ट का एक अलग सिद्धांत है कि यह स्तंभ एक भूकंप के कारण 4 टुकड़ों में टूट गया था। नंबर 4, अनफिनिश्ड ओबेलिस्क। आज से लगभग 3400 साल पहले इजिप्ट पर एक महिला फराओ हाटशेप्सुट का शासन था और इन्होंने अपने स्वर्णिम काल के दौरान नील नदी की भूमि पर शासन करते हुए कई बड़े स्मारक परियोजना को चालू किए, ताकि आने वाली पीढ़ी इनकी सफलता के बारे में जान सके। हालांकि इनमें से एक परियोजना को बनाने का कारण आज तक किसी को नहीं पता है। यह अनफिनिश्ड ओबेलिस्क इजिप्ट के असवान शहर की खदानों में अधूरा पड़ा हुआ है। यदि यह पूरा हो गया होता तो इसकी ऊंचाई लगभग 137 फीट होती। यह अपनी तरह का सबसे आकर्षक स्मारक है। हाटशेप्सुट का यह स्मारक इजिप्ट के अन्य स्मारकों से ऊंचा होता, क्योंकि यह किसी भी और ओबेलिस्क से 30 फीट ऊंचा रहा होगा। इतने बड़े स्मारक का उपयोग शायद किसी महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति का जश्न बनाने के लिए किया गया होगा। नक्काशी के दौरान इसके बेस में दरार आने के बाद इस अनफिनिश्ड ओबेलिस्क में किसी तरह के लिखावट भी नहीं पाई गई थी। हालांकि यह इस बात की दिलचस्प जानकारी प्रदान करता है कि ओबेलिस्क कैसे बनाए गए थे, लेकिन इस पर किसी भी चित्रित लेख की कमी का मतलब है कि इस तरह के स्मारक को तैयार करने का कारण समय के साथ खो गया है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह ओबेलिस्क लैटन ओबेलिस्क में शामिल होता, जो टेम्पल ऑफ करनाक में खड़ा किया गया इजिप्ट का अब तक का सबसे ऊंचा ओबेलिस्क है। हालांकि बाद में एक ओबेलिस्क का निर्माण हाटशेप्सुट की मृत्यु के बाद किया गया था और मंदिर में लंबे समय तक चलने वाली इस कार्य परियोजना का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस पर दावे किए जाते रहेंगे, लेकिन जब तक नए दस्तावेज नहीं मिल जाते, यह इजिप्ट के सबसे ऊंचे ओबेलिस्क के पीछे की प्रेरणा इतिहास में ही कहीं छिपी रहेगी। नंबर 3, द फॉरगॉटन स्टोन। लेबनान देश के बालबेक शहर में कई अद्भुत पत्थर की नक्काशियां मौजूद हैं। बालबेक के ये पत्थर उस क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं और इन्हीं पत्थरों के बीच मौजूद है इंसानों द्वारा आज तक का खोजा गया सबसे बड़ा पत्थर, द फॉरगॉटन स्टोन। बालबेक के ये सारे पत्थर ही बड़े थे, लेकिन फॉरगॉटन स्टोन बेहद विशाल था। यह 55 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और इसकी ऊंचाई 18 फीट की है। ये अभी भी कुछ हद तक जमीन में गड़ा हुआ है, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके वजन का केवल अंदाजा ही लगाया है। यह माना जाता है कि इस पत्थर का वजन
1650 टन के करीब होगा। बिना ऐसे पत्थरों के भी बाल्बेक एक रहस्यमयी जगह है। रोमन्स इस जगह को हेलियोपोलिस कहा करते थे और रोमन्स ने यहाँ जुपिटर का मंदिर बनवाया था, लेकिन माना जाता है कि इसकी नींव बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि बाल्बेक के आसपास की जगह फोएनिशियंस द्वारा बनाई गई थी, जो कि आज से लगभग 3000 साल पहले यहाँ आए थे। इस शहर का जिक्र बाइबल में भी है, जहां इसे बालेट कहा गया है, और बाइबल में ऐसा दावा किया गया है कि इस शहर को किंग सुलेमान ने दोबारा बनवाया था। हालांकि जुपिटर के मंदिर के नीचे स्थित नींव को किसने बनाया ये किसी को नहीं पता। रोमन ने फॉरगॉटन स्टोन को तराशा, लेकिन इसको त्यागने के पीछे का कारण अभी भी एक रहस्य है। इस पत्थर के विशाल आकार के कारण मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ भी इसे हिलाना कठिन है, और इस बात पर अभी भी एक्सपर्ट बहस करते हैं कि रोमन इंजीनियर्स कैसे इस फॉरगॉटन स्टोन को इसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाने में कामयाब रहे होंगे। नंबर 2, द गेट ऑफ सन। 1860 के दशक में बोलिविया के ऊंचे इलाकों की खोज करते समय एफ्रेम जॉर्ज सिक्वेर को अवशेषों की तलाश में एक अद्भुत दृश्य मिला। अमेरिकन एक्सप्लोरर ने खुद को एक प्राचीन शहर के खंडहरों में पाया, जो किसी अज्ञात साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। यह समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर लेक टिटिकाका के पास स्थित है। तिवानाकू लगभग 1.5 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह प्राचीन इमारतों और अवशेषों से भरा हुआ है, और यह यहाँ मौजूद सभी स्मारकों में सबसे ज्यादा बना हुआ है, और साथ ही यह यहाँ का सबसे पुराना स्मारक है। द गेट ऑफ सन लगभग 10 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा, और इसका वजन लगभग 10 टन है, और इसे एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था। इस पर 48 चौकोर आकार बने हैं, और सभी पर एक पुतले का आकार बना है। इनमें 32 पुतले पूरी तरह से इंसानों के थे, और बाकी 16 के सिर कोंडोर की तरह दर्शाए गए थे, और ये सभी बीच में बनी आकृति की ओर देख रहे थे। यहाँ बीच में एक आदमी जिसके हाथ में छड़ी है, जो बारिश और बिजली को दर्शा रही है। ऐसा लगता है कि वह आदमी खुद सूरज को दर्शा रहा है, या हो सकता है कि यह एक निर्माता भगवान हो। इसे बनाने का कारण अभी भी अस्पष्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक कैलेंडर है, और वहीं कुछ का कहना है कि यह एक एस्ट्रोनॉमी के उपकरण का हिस्सा है। इस गेट के बारे में कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि वह कहां खड़ा है। मॉडर्न रिसर्च से पता चलता है कि हो सकता है कि यह गेट मूल रूप से वहां स्थित नहीं था जहां यह अब है, और इसे यूरोपियन रिसर्चर्स ने यहां खड़ा कर दिया था, जिन्होंने 1800 में इसे गिरा हुआ पाया। सन गेट एक रहस्य है, लेकिन यह उस संस्कृति से ज्यादा भ्रमित करने वाला नहीं है जिसने इसे बनाया था। तिवानाकू शहर में 500 और 900 एडी के बीच लगभग 20,000 लोग रहते थे, और यह तिवानाकू साम्राज्य का हिस्सा था, जो 600 से 1000 एडी तक वेस्टर्न बोलिविया तक फैला था। हालांकि उन्होंने बड़े शहर बनाए और कई प्रभावशाली स्मारक बनाए, लेकिन उन्होंने अपनी विरासत का कोई भी लिखित निशान नहीं छोड़ा था। तिवानाकू साम्राज्य की सबसे करीबी स्मृति इनका लोगों के पास थी, जो तानाकान संस्कृति से प्रभावित थे, और उन्हें अपने कई देवता और मान्यताएं विरासत में ही मिली थी। इनका पर जीत के दौरान स्पेनिश प्राप्तकर्ताओं को तानाकान लोगों के बारे में जागरूक किया गया था। पेड्रो कैस्टा डी लियोन ने पेरू पर अपनी नोट्स में तिवानाकू शहर को शामिल किया था। जब उनके कई साथी वेस्टर्न इंकैन राजधानी की तलाश में थे, तब तिवानाकू में सन गेट एकमात्र पाया जाने वाला अद्भुत स्थल नहीं था। शहर में प्यूमा पुंकू नाम का एक स्मारक भी था, जिसे गेट ऑफ प्यूमा भी कहा जाता था। यह 550 फीट चौड़ा और 380 फीट लंबा एक विशाल सभा स्थल था, जिसके नॉर्थ और साउथ के छोर पर 65 फीट चौड़े आगे निकले हुए हिस्से बने थे। कहा जाता है कि गेट ऑफ प्यूमा बेहद अद्भुत था, जिसमें पॉलिश किए गए धातु के सजावटी कपड़े और चीनी मिट्टी की चीजें शामिल थी। यह अच्छे कपड़ों और आभूषणों से सजे तिवानाकू के सबसे धनी नागरिकों से भरा हुआ शहर था। इतिहासकारों का मानना है कि तिवानाकू के लोगों ने गेट ऑफ सन और गेट ऑफ प्यूमा का निर्माण करने के लिए अपनी क्षमताओं का ही उपयोग किया था। इसके आकार के कारण लोगों के बीच एक और सिद्धांत यह है कि प्यूमा और बड़े शहर का निर्माण एलियंस की मदद से किया गया है। हालांकि एलियंस के इसमें भागीदारी होने के सिद्धांत का अन्य साइट्स पर किए गए समान दावों से अधिक महत्व नहीं है।
तानाकान लोगों द्वारा छोड़ी गई किसी लिखित विरासत की कमी का मतलब है कि गेट ऑफ सन और उसके आसपास के शहर के बारे में बनाया गया कोई भी सिद्धांत केवल एक अंदाजा ही होगा। नंबर 1, द रॉक शिप ऑफ मसूदा। द रॉक शिप ऑफ मसूदा को जापानी भाषा में मसूदा नो इवाफ्यून कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी स्ट्रक्चर है जो जापान के नारा प्रांत के तकाइची डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जापान का यह क्षेत्र इसके कुंजी आकार पृथ्वी पर्वत स्मारकों के लिए जाना जाता है जो 250 से 552 एडी के समय के हैं, और द रॉक शिप ऑफ मसूदा अपनी संरचना और अज्ञात निर्माण के कारण सबसे अलग दिखती है। ये विशाल ग्रेनाइट पत्थर से बना है जो लगभग 36 फीट लंबा, 26 फीट चौड़ा और इसका वजन करीब 880 टन है। इसके ऊपर का हिस्सा चपटा है और इसके अंदर 2 चौकोर आकार के गड्ढे हैं। इसकी नींव पर बहुत से खरोज के आकार थे, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर के किनारों को चपटा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों से संबंधित है, और इसका नाम रॉक शिप ऑफ मसूदा इसके जहाज जैसे आकार और अब सूख चुकी मसूदा झील के पास होने के कारण पड़ा। इस पत्थर की सतह कठोर है जिससे इसे तराशना बेहद कठिन है, और इसकी उम्र के वजह से साइंटिस्ट इस रॉक शिप को एक तकनीकी चमत्कार मानते हैं। मसूदा झील कई हजारों सालों से यहाँ मौजूद है और इस जगह कई बुरियल माउंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन द रॉक शिप ऑफ मसूदा कोई कब्रिस्तान नहीं है। फिर सवाल ये है कि इसे किसने बनाया और क्यों। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक कब्र के तौर पर ही बनवाया गया था, लेकिन यहाँ अभी तक कोई मकबरा या कोई शव नहीं मिला है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये एक बौद्ध मंदिर था, लेकिन ये दावा भी साबित करना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ किसी मंदिर के भी कोई प्राचीन निशान नहीं मिले हैं। और इस पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस पत्थर की शिप को प्राचीन लोग एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसकी तराशी चोटी वहां मौजूद पहाड़ों की ओर सीधे जाते दिखाई देते हैं, और यह महत्वपूर्ण कृषि दिवस पर सूरज डूबने के साथ शुरू होता है, जो कृषि मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। इसके आखिरी सिद्धांत के अनुसार द रॉक शिप ऑफ मसूदा को मसूदा झील के सम्मान में बनवाया गया था, जो तब से मानव विकास द्वारा नष्ट हो चुकी है। इन सारी चीजों के बावजूद द रॉक शिप ऑफ मसूदा को बनाने का असली कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्राचीन मोनोलिथिक्स थे जिन्हें देख एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।